नमस्कार। कैसे हो? आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाई अनिल सर पर। आज अपन बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का। आपने कल की क्लास में सलेबस, राजस्थान भूगोल का सलेबस देखा था और पहली इकाई का थोड़ा बहुत आपने जानकारी देखी थी। तो राजस्थान का जो भूगोल है, उस भूगोल में जो अपन उस भूगोल में अपने क्या देखने वाले हैं, वो लेवल देखने वाले हैं जो राजस्थान का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो परीक्षा है उसमें आने वाले संभावित क्वेश्चन। और अब तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये भी तय कर दिया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती 19 से 21 सितंबर के बीच ही होगी। आज जो विज्ञापन आया है या जो सूचना आई है उसमें ये तय हो गया है। नहीं, ये था इतने टाइम से कि शायद कुछ आगे जा सकते हैं, लेकिन अब तय हो चुका है कि परीक्षा सितंबर में होगी, मतलब होगी। तो अब अपन बात करते हैं कल थोड़ा बहुत जो बेसिक पढ़ा था उस बेसिक को ही मुख्य मुख्य बिंदु देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। कल का जो एपिसोड या जो अपना भूगोल से संबंधित तथ्य देखे थे उनको ही आगे बढ़ते हुए और देखेंगे। तो कल आपने देखा कल आपने देखा कि जो राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान की स्थिति राजस्थान की स्थिति के बारे में आपने देखा था कि ये पूरे विश्व में इसकी स्थिति कैसी है, भारत में स्थिति कैसी है, एशिया महाद्वीप में स्थिति कैसी है। तो विश्व में स्थिति की जब अपन बात करते हैं तो विश्व में इसकी स्थिति इस दिशा में है। कौन सी दिशा में? इसको बोलते हैं ईशान। क्या बोलते हैं इसको? ईशान। और यदि बात करते हैं जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में ये वाली दिशा बनती है जिसको बोलते हैं नैऋत्य कोण। और अपन जो बात करें भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, तो राजस्थान की स्थिति होती है वायव्य कोण। तो अब इनमें से क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा कोण नहीं बनाता है, तो ये वाला कोण है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण नहीं बनता है। और आपने देखा था राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 342,239। और अब जब ये याद नहीं होना तो इसका पूरा आंकड़ा होता है 342,239.74 किलोमीटर। तो अब इसको याद करने के लिए आपको एक छोटा सा मतलब बिंदु बता दूं। ये है 34, इसको बोल देंगे क्या? चौथी। ये है 22, चौथी बाई 39 की उम्र में 74 का सु क्या करी? क्या कर ली? मतलब चौथी बाई 39 की उम्र में 74 के से शादी कर ली। तो अब अपन देखेंगे आगे कि वर्ग मील में क्या होता है। वर्ग मील में होता है 132,140 क्या है? वर्ग मील। 132,134 क्या है? वर्ग मील। और बात करें भारत का कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, जनसंख्या का 5.6% निवास करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है राजस्थान, जो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में बना। फिर आपने देखा कि जो राजस्थान की आकृति वैगनर के सिद्धांत के अनुसार पतंगाकार होती है, या फिर इसको कहूँ विषम कोणीय होती है। और फिर एक देखा टी एच हेडले के अनुसार आपने देखा चतुष्कोणीय होती है। फिर उसके बाद में आपने ये देखा कि जो राजस्थान है, राजस्थान की जो उत्तरी और दक्षिणी बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु, ये जो पूर्वी बिंदु है ये धौलपुर का सीलान है, धौलपुर का सीलान क्षेत्र। और जो पश्चिमी बिंदु है जैसलमेर का कटरा है। दक्षिणी बिंदु बांसवाड़ा का बोरखेड़ा है। और उत्तरी बिंदु गंगानगर का कोणा गांव है, गंगानगर का
कोणांक है। अक्षांश की बात करें 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से। जबकि देशांतर की बात करते हैं तो बात करते हैं 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट। और देशांतरों का अंतर, अक्षांशों का अंतर, देशांतर और अक्षांशों का अंतर, इनकी भी बात हमने कल की थी। तो अब अपन बात करते हैं कल से आगे। कल की क्लास से आगे की बात करें तो अपन बात करते हैं कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं क्या करती हैं। जो देशांतर रेखाएं होती है उन देशांतर रेखाओं से होता क्या है, अपन इसके लिए एक बात करते हैं कि जो राजस्थान है उस राजस्थान के लिए ये वाला पूर्वी बिंदु हो जाएगा इसका, और ये वाला पश्चिमी बिंदु। अपन इसकी देशांतर की बात करते हैं तो 8 डिग्री 7 मिनट 47 मिनट अक्षांश देशांतरों में फैला हुआ है। तो ये जो है एक, इसके लिए अपन एक कल गति देखे थे, परिक्रमण गति। परिक्रमण गति का मतलब होता है एक वस्तु जैसे पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको बोलते हैं परिक्रमण गति। जबकि ये एक दूसरी गति है परिभ्रमण गति, जिसको मैं कह दूं घूर्णन गति भी। तो घूर्णन गति और परिक्रमण गति या सॉरी परिभ्रमण गति और घूर्णन गति, एक जो इसका टाइम पीरियड है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड में एक चक्कर लगाती है, जो अपने ही अक्ष पर घूमती है। तो अपन ये बात कर रहे हैं कि जो देशांतर है, देशांतरों से हमें ये पता चलता है कि जो पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु है उन बिंदुओं के समय अंतराल या जो समय होता है वो कैसे देखा जाता है। तो अपन बात करें कि जो देशांतर है, इससे पहले अपने को एक चीज़ देखना होगा कि जो टोटल देशांतर होते हैं 360 और टोटल देशांतर होते हैं 360 होते हैं, और ये जो 180 होते हैं पूर्व में, 180 होते हैं पश्चिम में। एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में 1 मिनट 4 मिनट का क्या लगता है, मैं कहूँ एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। जबकि कभी कभार आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, सॉरी राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है, उस देशांतरीय विस्तार में जो अंतर होता है 8 डिग्री 47 मिनट, ये है 8 डिग्री 47 मिनट। तो अब जो ये वाला होता है इसके लिए एक मिनट के लिए होता है 4 सेकंड का समय लगता है। तो अब एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय और 1 मिनट को पार करने में 4 सेकंड, मतलब ये वाला जो बिंदु है ना उसको पार करने में एक के लिए 4 का समय लगता है। तो अपन बात करेंगे आगे कि जो पूर्व से पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम के बीच का जो समय अंतर होता है, कहीं ना कहीं आपने ये पढ़ रखा है कि 36 मिनट का समय लगता है। सूर्य जब पहले यहाँ अपना धौलपुर में उदय होता है और धौलपुर के सूर्य उदय होने में और जैसलमेर का जो कटरा क्षेत्र है वहाँ सूर्य उदय होने में 36 मिनट का समय लगता है। तो ये 36 मिनट का समय कैसे आता है, इसको निकालने के लिए जैसे मानो अब अपन बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अब इसमें से 78 17 में से 69 30 माइनस करेंगे तो ये होगा 8 डिग्री 47 मिनट। और जब एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है तो 8 देशांतरों को पार करने में कितना मिनट का समय लगेगा, तो 32 मिनट का समय। ठीक है यहाँ तक। और अब जब बात करें आगे, अपन जब बात करें आगे जब बात करते हैं आगे जब बात करते हैं जैसे ये 47 है, तो अब इस 47 का मापन भी करते हैं 47 गुणा 4 से। तो 7 चौक 28 आसिल 2, 4 चौक 16 और 2 18, तो 188 सेकंड। अब जब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो भाग किसका देंगे 60 का, और जब 60 का भाग देंगे तो 3 मिनट और कितना आएगा 8 सेकंड। तो ये जो 32
प्लस 3 8 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है। 35 मिनट 8 सेकंड का क्या लगता है, समय लगता है। और वो कहाँ लगता है, जैसे बात करें धौलपुर का जो सिलान गांव है, उस सिलान गांव में जब सूर्य उदय 6 बजे होगा तो वो अपना जो कटरा है जैसलमेर का, उस जैसलमेर में वहीं जो सूर्य उदय होगा 6:36 पर होगा। मतलब सीधा सा ये है, वहाँ सूर्य उदय 6 बजे होगा तो यहाँ 6:36 पर क्या होने वाला है, सूर्य उदय। लेकिन समय वहाँ भी 6 ही होगा और यहाँ भी 6 ही होगा। और जब यहाँ 6:36 होंगे तो वहाँ भी 6:36 होगा, यहाँ भी 6:36 होगा। मतलब सूर्य उदय होने में टाइम लगाएगा लेकिन समय क्या होने वाला है, दोनों जगह सेम होने वाला है। अब आगे बात करते हैं कि भारत का एक मानक समय होता है। ये समय जो रेखा है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है वो अपने भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर क्या करती है, गुजरती है। वो 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर से जब बात करते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, उड़ीसा। और उसके बाद में आता आंध्र प्रदेश। उसके बाद में आता है क्या, आंध्र प्रदेश। और अब इसका जो 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है उसका निर्धारण जो उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर जो नामक स्थान है, मिर्ज़ापुर से इसका समय लिया गया है। और उसी समय के अनुसार चाहे उत्तर से दक्षिण हो चाहे पूर्व से पश्चिम हो, पूरे भारत में समय क्या होता है, फिक्स होता है। तो अब बात करें जो 82.5 डिग्री मानक ये जो रेखा है वो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। आगे जब अपन बात करते हैं, आगे इसी से संबंधित बात, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन देता हूँ कि अब जैसे अपना जो घाटोल की बात करते हैं, घाटोल पड़ता है बांसवाड़ा में, घाटोल पड़ता है बांसवाड़ा में। उस घाटोल के समय में और उसका देशांतर में दे दूँ आपको 74 डिग्री 25 मिनट। और इधर धौलपुर का जो सिलान गांव है, उस धौलपुर का सिलान गांव और यहाँ का जो घाटोल है, उस घाटोल का जो समय होगा वो समय बताना है। मतलब प्रश्न सुनना ध्यान से, यदि 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर घाटोल में सूर्योदय 6 बजे होता है, यहाँ घाटोल में 6 बजे उदय होता है, 6:20 पर होता है, तो ज्ञात करके मुझे बताना है कि धौलपुर के जो सिलान है, सिलान में सूर्योदय कितने बजे होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप यदि अब इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब आपने इतना सब देखा, अब उसके बाद में अपने को पढ़ना है राजस्थान की जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं के बारे में कि राजस्थान की सीमा कितनी है और राजस्थान की सीमा के बाद के अंदर जो है पश्चिमी सीमा या जो राज्य कौन कौन से हैं, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है। और उसके बाद में अपन जब बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित ज़िले कौन कौन से हैं। तो मैं बात करूं कि जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है या राजस्थान की सीमा का जब अपन विभाजन करते हैं तो राजस्थान की सीमा को मैं कहूँ, सीमा वो वाली नहीं पाकिस्तान वाली, सीमा वो वाली है जो राजस्थान की अन्य ज़िलों या राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय सीमा देश से लग रही है। इसको सीमा को मैं 2 भागों में विभाजित करूं तो पहली होगी स्थलीय सीमा। कौन सी सीमा? स्थलीय। और दूसरी होगी जलीय सीमा। तो राजस्थान का नसीब तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं ना कहीं जलीय सीमा लगे। तो जलीय सीमा मतलब तटीय सीमा, तो तटीय सीमा राजस्थान की लगती नहीं। और अब स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो स्थलीय सीमा का भी 2 प्रकार से अपन विभाजन करके पढ़ेंगे। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, एक है अंतर्राष्ट्रीय।
राष्ट्रीय और एक है अंतर्राज्यीय। मतलब अंतर्राष्ट्रीय का मतलब वह सीमा किसी देश से लगा रहा हो, और राज्य का मतलब वह सीमा मतलब जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे लग रही हो। तो अब अंतर्राष्ट्रीय या जो कुल सीमा है, वो कुल सीमा तो अपनी है 5900 या 20 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर। और जो स्थलीय सीमा है, वो स्थलीय सीमा 5920 का दो प्रकार से जब विभाजन करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। और जब अंतर्राज्यीय सीमा की बात करते हैं तो वो लगती है 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर। अब अपन बात करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कौन से देश के साथ लगती है। वो लगती है पाक, नल्ला पाकिस्तान के साथ लगती है। और दूसरी जो है अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों से लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है। अब राज्यों की जब मैं बात करूं तो यहाँ अपना है पंजाब। पंजाब के साथ सीमा साझा होती है 89 किलोमीटर। पंजाब के साथ होती है 89 किलोमीटर। उसके बाद में उसके दक्षिण में है हरियाणा। हरियाणा के साथ होती है, हरियाणा के साथ अपन बात करें तो 1200, हरियाणा के साथ होती है कितनी? 1262। 1262 किलोमीटर। और उसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा होती है 877 जब मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की है सर्वाधिक सीमा 1600 किलोमीटर की। और अपन जब गुजरात की बात करते हैं तो 1000, गुजरात की जब बात करेंगे तो गुजरात की सीमा लगती है कितनी? 1022 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर। आया इतना समझ में? अब बात करें जैसे सर्वाधिक जो लंबाई है, लंबाई लगती है मध्य प्रदेश के साथ कितनी? 1600 किलोमीटर। और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा लगती है पंजाब के साथ, और वो कितनी लगती है? वो लगती है 89 किलोमीटर। कितनी? 89 किलोमीटर। जब बात करते हैं, एक बार दोबारा देखते हैं इसको। जो पंजाब है, पंजाब के साथ सबसे कम सीमा लगती है और वो लगती है 89 किलोमीटर। हरियाणा है, हरियाणा के साथ सीमा लगती है 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर लगती है। और मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। गुजरात के साथ लगती है 1020 किलोमीटर। अब जब ये सीमा देखने के बाद में, अभी इतना सीमा का विस्तार देखने के बाद में अपन अब जो राजस्थान है, राजस्थान के जो अंदर के जो भाग हैं, जिले हैं, उन जिलों के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे कि कौन सा जिला का गठन कब हुआ और कौन से जिले का गठन कब हुआ। अब बात करते हैं तो जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को होता है। और उस समय राजस्थान का जो 26वां जिला है, वो 26वां जिला का गठन होता है अजमेर का। उस समय 26 नंबर का जो जिला है, उस जिले का गठन किया जाता है 1 नवंबर 1956 को। और जब अपन बात करते हैं तो वो गठन करने उस समय का जो मुख्यमंत्री था वो था मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के वह मुख्यमंत्री है जो अब तक के सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी माने जाते हैं। और अब उसके बाद में 27वां जिला की बात आती है। 27वां जिला अपन बात करें 1982 की जब बात है, 1982 में 27वां जिला बनता है अपना धौलपुर। और जब धौलपुर 27वां जिला बनता है तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे शिवचरण माथुर। उस समय मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर हुआ करते थे। उसके बाद में पहला जो 26वां जिला बनता है दो अजमेर बनता है 1982 में, 27वां धौलपुर बनता है। उसके बाद में 10 अप्रैल 1991 की बात है। 10 अप्रैल 1991 की बात है जब भैरव सिंह जी की सरकार बनी थी। 90 से 92 तक का इनका जो पहला टाइम पीरियड रहा,
और 1992 के बाद में जब राष्ट्रपति शासन के दौरान दोबारा इनको 93 में शपथ लेनी पड़ी थी, तब की बात है। पहले टाइम पीरियड में 10 अप्रैल 1991 में इन्होंने 3 नए ज़िले बना दिए एक साथ। उन ज़िलों का नाम जैसे BDR, BDR मतलब मैं कहूँ 28वां होगा 12, 28वां होगा 12, D का मतलब दौसा, D का मतलब दौसा, R का मतलब राजसमंद, R का मतलब राजसमंद। तो 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला बना, 1982 को 27वां धौलपुर बना, 10 अप्रैल 1991 को BDR मतलब 28वां 12, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद जिला बनता है। अब उसके बाद में अगला जो है 1994 की जब भैरों सिंह शेखावत दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक और जिला बना दिया जाए। तो उस समय जब बात करते हैं 12 जुलाई की, 12 जुलाई 1994 की, तो उस समय 31वां जिला हनुमानगढ़ का गठन करते हैं। और फिर 1997 में एक और नए जिले का गठन कर देते हैं। वो जिला 19 जुलाई 1997 को भैरों सिंह शेखावत करौली का क्या करते हैं, गठन करते हैं। अब अगला जो जिला है जिसको अपन प्रतापगढ़ के नाम से जानते हैं, उस जिले का गठन होता है 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ बनता है। और वो प्रतापगढ़ बनता है और वह वसुंधरा राजे सिंधिया की जो सरकार थी 2008 में, उस समय इस 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ नए जिले का क्या होता है, गठन होता है। लेकिन 2008 तक तो 33 जिले थे। और अब जब अशोक गहलोत जी का तीसरा टाइम पीरियड था, तो हुआ क्या कि अशोक गहलोत जी ने जब पहला कार्यकाल था तब अकाल पड़ गया, तब अकाल पड़ा। दूसरा कार्यकाल रहा, उसमें भी अकाल जैसी समस्याएं आई। तीसरा रहा, उसमें कोरोना जैसी समस्याएं रही। तो इस कारण गहलोत साहब जिलों के गठन की तरफ ध्यान नहीं गया। लेकिन जैसे ही 2-2.5 साल बाद कोरोना ख़त्म होता है और अशोक गहलोत जी का ध्यान जाता है, और अचानक 33 के बाद में जिलों का निर्माण करके 50 कर देते हैं। मतलब 19 नए जिलों का क्या कर देते हैं, गठन कर देते हैं। तो अब अपन बात करते हैं उन जिलों के बारे में। जैसे बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो नवीन जिले थे उन जिलों के लिए एक समिति का गठन करते हैं। उस समिति का नाम था रामलुभाया समिति। रामलुभाया समिति का गठन करते हैं मार्च 2022 में। और हुआ ऐसा कि जो अगले ही साल मार्च 2023 ने 17 मार्च, मैं बात करूँ उस मार्च की भी, 17 मार्च को रामलुभाया समिति ने अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश कर दी। और उस पेश के साथ साथ 19 तो नए जिले और 3 नए संभाग, 19 जिले और 3 नए संभागों की घोषणा कर दी। और अब वो 3 नए संभाग कौन से बने थे? पाली, डोटासरा जी का सीकर, और तीसरा है अपना बांसवाड़ा। इन नवीन जो संभाग है उन संभागों का भी क्या हुआ, गठन हुआ। और पहले 7 संभाग थे, बाद में 3 और बने, 10 हो जाते हैं। लेकिन अब हुआ ऐसा कि 4 अगस्त 2023 को नए जो 19 जिले थे और जो 3 संभाग थे नए, उनका अनुमोदन होता है। और अगले ही 7 अगस्त को 2023 की बात है, उसमें इनका विधिवत उद्घाटन कर दिया जाता है। मतलब 4 अगस्त को तो इनका अनुमोदन होता है, अनुमोदन का मतलब इन पर मोहर लगती है। और 7 अगस्त की बात करते हैं तो ये विधिवत इनका क्या हो जाता है, उद्घाटन हो जाता है। अब हुआ क्या,
गहलोत जी की सरकार जाने के बाद में भजनलाल जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। और रामलू वह समिति की सिफारिश थी, जो 19 नए जिले थे, 3 नए संभाग थे, उनकी समीक्षा के लिए जो ललित के पंवार समिति का गठन होता है। ललित के पंवार ललित के पंवार समिति का गठन होता है। और इस समिति का गठन जो है, इस समिति का गठन किया गया था 28 जून को। 28 जून 2024 को इसका गठन किया जाता है। और हुआ ऐसा कि ललित के पंवार समिति अपनी रिपोर्ट 28 दिसंबर 2024 को पेश करती है। और उसमें जो 9 जिले और 3 संभाग थे उनको समाप्त कर देती है। क्या कर देती है? 28 जून 2024 को तो ललित के पंवार समिति का गठन होता है। और 28 दिसंबर 2024 को 9 जिले और 3 संभागों का विघटन कर देती है, या उनको क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। अपन बात करते हैं कि रामलू भाया समिति और जो ललित के पंवार समिति है, उनने कौन कौन से जिलों का तो निर्माण रामलू भाया समिति ने किया, और ललित के पंवार समिति ने कौन कौन से जिलों को हटा दिया और कौन कौन से जिले रखे। तो अब अपन बात करते हैं, जैसे मैं बात करूं रामलू भाया समिति के अनुसार, रामलू भाया समिति के अनुसार, तो रामलू भाया समिति के अनुसार पहला बनता है अनूपगढ़। दूसरे की बात करते हैं तो सीकर से नीम का थाना। फिर बनता है नागौर से डीडवाना कुचामन। फिर अपन जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर के 3 टुकड़े हो जाते हैं, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, और इसी जोधपुर से एक नए जिले का गठन होता है फलोदी का। और फिर अपन बात करते हैं बालोतरा की। फिर जालौर से सांचौर की बात करते हैं। कौन सा चौर? सांचौर। फिर अगली बात करते हैं सलूम्बर की, जो उदयपुर से अलग हुआ, सलूम्बर। फिर जो ब्यावर है, अजमेर से अलग हुआ। फिर अपन बात करते हैं अजमेर से ही एक हुआ केकड़ी अलग। अपन जैसे अब जयपुर के 4 टुकड़े हुए, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, और जयपुर से ही दुद्दू, और एक कोटपुतली बैरोड। उसके बाद में अलवर से खेरथल तिजारा, भरतपुर से डीग, और सवाई माधोपुर का गंगापुर सिटी, और भीलवाड़ा का शाहपुरा। इन नए 19 जिलों का गठन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 19 अपने क्या है, जिले हैं। अब इनका निर्माण तो रामलू भाया समिति करती है, या इनका गठन तो कर देती है। लेकिन जून 2024 में जब ललित के पंवार समिति का गठन किया जाता है, दिसंबर 2024 में नए जिले या जो गठित जिले थे उनका समाप्त करने के बाद में जो ललित के पंवार समिति है, उस ललित के पंवार समिति के अनुसार जो अपने जिले रहे वो देखना। एक रहा डीडवाना कुचामन, जो जोधपुर के 3 टुकड़े हुए, उनमें से जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण रहे एक जगह। फिर अगला बना फलोदी। फिर बालोतरा रहा। जालौर का सांचौर हटा दिया गया। फिर बचा सलूम्बर। उसके बाद में ब्यावर बचा, केकड़ी को हटा दिया गया, और जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण और दुद्दू को मिलाकर एक कर दिया गया। कोटपुतली रहा, शाहपुरा को समाप्त कर दिया गया, और गंगापुर सिटी को समाप्त कर दिया गया, और ये दोनों क्या है, रहे। अब जो
9 जिले थे। उन 9 जिलों के अपन जब काउंट करते हैं तो उनमें से एक तो डीडवाना कुचामन, एक जोधपुर ये वाला, एक ये वाला 3 और 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हुआ क्या कि जो ये जो अपन बात कर रहे हैं उनमें से जो जयपुर को भी नहीं गिनना, क्योंकि पहले भी जयपुर था, 33 में भी तो जयपुर था। तो जयपुर के ही टुकड़े करके एक किए गए, जोधपुर के भी टुकड़े करके एक किए गए, तो ऐसे करके 9 जिले हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं इन जिलों के बाद में आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो स्थित जिले हैं उन जिलों की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, जैसे मैं बात करूं, यहाँ है अपना क्या, गंगानगर। यहाँ है अपना बीकानेर। यहाँ है अपना जैसलमेर। और ये ना यहाँ फलोदी की भी सीमा लगती है। अब जो पहले के अनुसार 50 जिलों का राजस्व विभाग का जो नक्शा था, उस राजस्व विभाग के द्वारा जो जारी नक्शा था उसमें फलोदी की सीमा लगती थी। और अब जो नई सरकार ने जो गठन किया वो फलोदी की सीमा, अभी नया नक्शा जारी नहीं हुआ, इस वजह से अपने को पड़ने हैं सीमा पे 5 जिले। यहाँ है अपना बाड़मेर। तो इसके लिए अपने को देखना होगा, इसके लिए देखना होगा क्या कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो शुरू होती है वो कहाँ से होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू होने का मतलब है, मैं बात करूँ, सॉरी ये नक्शा अपना क्या है, थोड़ा सा गलत बन गया, इसको देखो। जैसे बात करें नक्शे की, तो नक्शे की ये अपना क्या है, नक्शा। तो यहाँ अपन गंगानगर की जब बात करते हैं तो गंगानगर ये वाला बिंदु और यहाँ अपना जो बाड़मेर है, गंगानगर से बाड़मेर तक की अपन जब बात करते हैं तो ये बिंदु है अपना हिंदूमल कोट। कौन सा कोट, हिंदूमल कोट। और यहाँ बाकासर पड़ता है। बाकासर में एक जगह है ब्राह्मणों की ढाणी, ब्राह्मणों की क्या है, ढाणी है। ब्राह्मणों की ढाणी तक इसकी लंबाई है कितनी, 107 किलोमीटर। इस पर 5 जिले स्थित है। लेकिन अभी थोड़ा सा फलोदी है, फलोदी का थोड़ा सस्पेंस है कि अब जो जिले होंगे उसके अनुसार क्या होंगे, क्या सीमा लगती है भी या नहीं लगती है। तो जो ये 1070 किलोमीटर सीमा है वो रेड क्लिफ सीमा है। और रेड क्लिफ सीमा का जब नामकरण या सीमा तय की गई 13 अगस्त से 17 अगस्त की रात थी। सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर इस रेखा का नाम रेड क्लिफ पड़ा। और सर सिरिल रेड क्लिफ कौन था, तो उस समय मतलब तात्कालिक जो सीमा आयोग था उस सीमा आयोग की क्या हुआ करते थे, वो अध्यक्ष हुआ करते थे। तो अब मैं बात करूं जो सीमावर्ती जो जिले हैं उन जिलों के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय तो कौन सा है, तो मैं बात करूं सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय गंगानगर है। और सबसे दूर सीमावर्ती जिलों में सबसे दूर है बीकानेर का। यदि आपको सीमावर्ती नाम ना देकर वैसे पूछे तो धौलपुर जाएगा। सीमावर्ती पूछता है तो बीकानेर, सीमावर्ती नहीं पूछता है तो धौलपुर, सीमावर्ती में सबसे नज़दीक पूछता है तो गंगानगर। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो उनमें अपन देखेंगे कि जो राजस्थान के जो ज़िले हैं, राजस्थान के जो ज़िले हैं उन ज़िलों के साथ कहीं ना कहीं, उन ज़िलों के साथ कहीं ना कहीं कि राजस्थान की और जो अपना पाकिस्तान है वो क्या है, सीमा साझा करते हैं। तो वो सीमा ये अपना क्या है, पाकिस्तान इधर वाला। तो पाकिस्तान के जो बहावलपुर, यहाँ है बहावलपुर, यहाँ है अपना बहावल नगर, यहाँ है रहीम यार खां, ये तीनों हैं जो पंजाब प्रांत के हैं, पंजाब प्रांत के हैं। कौन कौन से, पहला है बहावल नगर, दूसरा है बहावलपुर पहला है, दूसरा बहावल नगर, तीसरा है रहीम यार नगर, तीसरा है
रहीम यार नगर, ये जो पंजाब प्रांत के, उसके बाद में आते हैं सिंध प्रांत के, उसके बाद में क्या आते हैं, सिंध प्रांत के। जैसे बात करें घोटकी, सुकूर, खेरपुर, संघर, अमरकोट और थार पारकर, तो ये अपने हैं, ये सारे अपने आते हैं सिंध प्रांत के। क्या है, सिंध प्रांत के। जैसे ये है अपना बहावल नगर, कौन सा, बहावल नगर, ये अपना, इसको बहावलपुर करो, और ये है बहावल नगर। ये है अपना रहीम यार खा या रहीम यार नगर। ये है अपना घोटकी, ये अपना है क्या, घोटकी। उसके बाद में आता है सुकूर, उसके बाद में आता है खेरपुर, उसके बाद में आता है सघर, उसके बाद में आता है अमरकोट, उसके बाद में आता है थार पारकर। तो ये है पंजाब। अब अपन बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो राजस्थान के ज़िले हैं, वो राजस्थान के ज़िलों में तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर की लगती है, और जो पाकिस्तान के ज़िले हैं उनमें से सबसे लंबी सीमा लगती है बहावल नगर की, सर्वाधिक सीमा लगती है बहावल नगर की, और सबसे न्यूनतम सीमा लगती है अमरकोट की। किसकी लगती है, अमरकोट की। तो आज तक का जो जितना पढ़ा है उससे आगे अपन देखेंगे कल। और आप जो है एक बार इसका रिवीजन रिवीजन करके आपको क्या है आना होगा, और अपन कल का जो तीसरा एपिसोड होगा उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। आपको पीछे वाला याद होना चाहिए। और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो एक क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ बोल बोल कर या फिर बोर्ड पे लिख कर, उनमें से कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपकी एग्जाम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आएंगे, मतलब आएंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।